हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग जुड़ चुके हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। ठीक है, क्लास में कुछ मैंने परिवर्तन किया है। आइए बात कर लेते हैं क्या क्या परिवर्तन हुआ है और क्या क्या नई चीज़ें मैं जोड़ने वाला हूँ। देखिए, क्लास के लास्ट में जैसे ही आपके सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, क्लास के लास्ट में यानी कि क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद एक टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा और डेली एक टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। दूसरी चीज़ें, मोटिवेशन के रूप में आपको कहीं से अलग ना तो कोई वीडियोज़ देखना है, ना ही आपको कोई बुक वगैरह परचेज करना है, ना कोई बुक वगैरह पढ़ना है। मोटिवेशन के रूप में डेली मैं आपको लाइफ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताऊंगा। 1 से 2 मिनट इसमें समय लूँगा और बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है, एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि परसों से यानी कि आज है 30 जून, कल है 1 जुलाई यानी कि 2 जुलाई से हम इन्वायरमेंट भी शुरू कर रहे हैं, यानी पर्यावरण की भी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा, जो नए छात्र जुड़ते जा रहे हैं वे भी अपना अटेंडेंस देते चलें। जैसे कि कमल सिंह जुड़े हुए हैं, उपाध्याय जी कल जुड़े हैं। इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और टैकल करने की अच्छी ट्रिक है। और इसी तरह से सभी छात्र और हमारे जो पुराने छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा, इसी तरह आप क्लास में निरंतरता बनाए रखिए। एक दिन आपकी बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी। इसके बाद ना तो आपको किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा और ना ही आपको कोई बुक वगैरह परचेज करनी होगी, मतलब कहीं पर कोई कंटेंट आपको परचेज नहीं करना होगा, ना ही करनी होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया इस बात पर फोकस रहिएगा। और कल है 1 जुलाई, क्लास को लेकर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। कल है 1 जुलाई को हमने बताया था कि हमारे सारे नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं। तो हाँ, सारे नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन हम आपको यानी कि जो हमारे यहाँ पहले से एडमिशन ले चुके हैं उन छात्रों को यानी पुराने छात्रों को नहीं बुलाया जा रहा है। इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि अभी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। हाँ, कोचिंग खुली रहेगी, अगर आप मिलना चाहते हो, विजिट करना चाहते हो, आकर विजिट कर सकते हो। क्लास की टाइमिंग वगैरह हम आपको बताएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ें, अगर नए कोई छात्र या कोई नया छात्र आना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है या एडमिशन लेना चाहता है तो वो आ सकता है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। साथ ही साथ डेमो क्लासेज अब स्टार्ट हो गई हैं, कल से डेमो क्लासेज भी स्टार्ट हमारी हो गई हैं। ठीक है, कि जो छात्र अगर एडमिशन लेना चाहता है, यदि उन्हें डेमो चाहिए तो वे डेमो भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन तो आप जानते हो हमेशा खुला है दरवाज़ा, इसके लिए कोई सरकार की तरफ से गाइडलाइन नहीं है। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं, ज़्यादा किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सबसे पहले आते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके सामने कि अवधारणा का विकास मुख्य रूप से डैश डैश का हिस्सा है। क्वेश्चन है, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से डैश डैश का हिस्सा है। पहला ऑप्शन है आपके सामने बौद्धिक विकास, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विकास और चौथा ऑप्शन है संवेगात्मक विकास। आपका टाइम शुरू होता है, आप जल्दी से आंसर करिए। आपके पास मात्र 20 सेकंड मैं आपको देता हूं, यानी कि आपके पास मात्र 20 सेकंड है। साथ ही साथ जो नए छात्र जुड़ रहे हैं वे क्या करते जाएं, वे अपना नेम क्या वे भी पार्टिसिपेट करें ताकि हमें मेल आईडी से आपके नेम को पता चल जाएगा। ठीक है, तो कल मैं आपका नेम लूँगा कि हाँ कौन जुड़ा था कौन नहीं जुड़ा था। ठीक है, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न है तो आप ज़रूर पूछा करें कमेंट करके। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है तो ऐसे टॉपिक को आप क्या करिए, हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, तो इसका टाइम खत्म हो चुका है। आइए बात करते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है बौद्धिक विकास। अवधारणा का मुख्य विकास या मुख्य रूप से अवधारणा का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न के। इसमें मैं आपको थोड़ा समय दूंगा छात्रों। ठीक है साथियों, चलिए प्रश्न मैं पढ़ देता हूं और विकल्प भी मैं पढ़ देता हूं और आप लोग आंसर करिएगा। इसको सुनिएगा, समझिएगा, फिर उसके बाद आंसर करिएगा। देखिए, बच्चे के उचित विकास को
सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन है। कथन आपके सामने है, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका शारीरिक स्वास्थ्य विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन है। पहला ऑप्शन ए कहता है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, दूसरा विकल्प हो गया। तीसरा विकल्प सुनिएगा और देखिएगा और समझिएगा। तीसरा विकल्प कहता है सही है क्योंकि शारीरिक विकास और विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। और चौथा ऑप्शन है या चौथा विकल्प है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है, आपका टाइम शुरू हो चुका है। मात्र आपको मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बहुत ही आराम से पढ़ा था। जल्दी से इसका आंसर करिए, साथ ही साथ शेयर भी करते चलिए, ठीक है। और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं वे ज़रूर कमेंट किया करें ताकि आपका नेम हमें याद हो जाए, ठीक है, ताकि मुझे आपका नेम याद हो जाए, ठीक है। जिस तरह से उपाध्याय जी, कमल जी, वंदना जी, अंकिता जी, सचिन जी, मनीषा जी और जगराता जी और क्या नाम है, हाँ, रितिका जी, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को टैकल करते हैं। इसी तरह से वे करते रहेंगे तो एक दिन वे बहुत अच्छे टीचर के रूप में ये निकलेंगे, ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा टीचर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए बात करते हैं। इसका आंसर बी सही है। देखिए, आप जानते हैं, आप इस बात को पहले भी जानते होंगे और वैसे भी मैंने इसको क्लास में करवाया भी है, ठीक है, इसकी वीडियो भी मैंने डाल दिया है कि विकास क्रम में देखा जाता है तो शारीरिक विकास जो है सबसे पहले स्थान पर आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है और निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है अनुक्रमिकता और सामान्य से विशिष्ट की ओर और प्रतिवर्ती और डी ऑप्शन है निरंतरता। जल्दी से इसका आंसर करिए। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीटेड है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने पहले दिन वाले में इस प्रश्न को करवाया था, ध्यान लगाइए आप लोग। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिद्धांत में नहीं है। आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से इसका आंसर करिए, मात्र आपके पास 10 सेकंड है। फटाफट आंसर करिए, जल्दी से करिए साथियों, जल्दी से आंसर करिए, आपका टाइम खत्म होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती हो जाएगा, इसका प्रतिवर्ती आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, मानव विकास का सिद्धांत नहीं होता है प्रतिवर्ती। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या मानव विकास का सिद्धांत है प्रतिवर्ती, तो नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ होगा, या अर्थ है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। पहला ऑप्शन है मतारोपण, दूसरा है अंगीकरण और तीसरा ऑप्शन है अनुकरण और चौथा ऑप्शन है अभिव्यक्ति। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास बिल्कुल कम समय है, जल्दी से इसका आंसर करिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए, ठीक है। देखिए जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाने में और बहुत ही आनंद आ रहा है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का कोटि धन्यवाद करता हूं और कोटि धन्यवाद देता हूं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति। कि मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, वो विकास का अर्थ ये है कि अभिव्यक्ति यानी कि बातों को एक्सप्रेशन करने की बात की जा रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए बात करते हैं आज के 75वें प्रश्न की, 65वें प्रश्न की बात करते हैं। एक प्रासामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। सबसे अधिक क्या होना संभव, इस बात का पहला प्रश्न है, इस बात को समझिएगा। और पहला विकल्प है आपके सामने कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। दूसरा ऑप्शन है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंतता की अनुभूति। और तीसरा ऑप्शन है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। और डी ऑप्शन है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट, आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, मात्र 10 सेकेंड है। जल्दी से इसका आंसर करिए साथियों। और आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब आपकी एक समझ बढ़ती जा रही है। मैंने देखा कि पहले दिन से देखा कि 5वें दिन में आज काफ़ी छात्रों में बहुत कुछ सुधार आया। शायद वे रिवीजन करके आ रहे हैं, इसलिए उनका काफ़ी सुधार हो रहा है या काफ़ी सुधार कर रहे हैं। वे किस तरह से कर रहे हैं वे लोग वही जानते होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये बात कर लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी है। एक प्रासामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव ये है कि समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी बनी रहती है। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें मैं आपको समय थोड़ा दूंगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। और किसी बच्चे, और चौथा ऑप्शन है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर करिए। यहाँ पूछा जा रहा है बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन का क्षेत्र क्या है, बताइए इसका आंसर है। मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, पहला ऑप्शन। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। और डी ऑप्शन है किसी बच्चे को संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, तो डी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, डी ऑप्शन इज राइट। कहा जा रहा है बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र वह है जो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है, वही बाल विकास की परिभाषा के अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के 77वें प्रश्न की। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, 9:30 बजे की क्लास में आज पॉलिटी के क्लास होगी, यानी कि पॉलिटी के टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें मैं पूरे आर्टिकल को लिया हूँ। आर्टिकल का आज कवर करेंगे, पूरा आर्टिकल एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आर्टिकल पिकअप किया हुआ है, तो आप लोग उस क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। आज का जो 77वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर भी करते चलिए। आप लोग आंसर नहीं करते, कई बार मैं कुछ बताने के चक्कर में भूल जाता हूँ कि हाँ आप लोग आंसर करते रहिए। चलिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि पहला ऑप्शन कहता है यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। दूसरा ऑप्शन है परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। और तीसरा ऑप्शन है यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। और चौथा ऑप्शन है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। जल्दी से इसका आंसर करिए छात्रों, जल्दी से दोस्तों इसका आंसर करिए। प्राथमिक शिक्षक के लिए, यहाँ कहा जा रहा है प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। और ये रहा आपके सामने 4 विकल्प। इसका आंसर जल्दी से करिए साथियों, जल्दी से करिए। और जो लोग इसका आंसर कर चुके हैं उनका क्या कर्तव्य बनता है, शेयर कर दें। ठीक है, शेयर भी कर दें। जो लोग नए जुड़ चुके हैं वे अपना अटेंडेंस जरूर दे दिया करें। ठीक है, गुड इवनिंग आप जरूर लिख दिया करें। और दूसरी चीज़ें, पार्टिसिपेट करिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, एक दिन आने लगेगा। अब मैं एक आने लगेगा कैसे, उसके लिए भी मैंने एक तरकीब निकाल दिया है
एक नई चीज़ें मैंने जोड़ दिया है, डेली एक टॉपिक कवर करवाना, छोटा सा टॉपिक रहेगा या एक टॉपिक को 2 दिन में कवर करवाना, इस तरह कुल मिलाकर आपको हम पर छोड़ दीजिए किस तरह से हमें कवर करना है या मुझे किस तरह से कवर करना है, बस आप हम पर उसे छोड़ दीजिए। बस आपको जितनी चीज़ें कहा जा रहा है आप उतना करते चलिए, मैं डेफिनेटली आपके साथ बहुत मेहनत करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके आंसर की बात करें तो देखिए यहाँ पर सीधा सिंपल सी बात कही गई है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में के लिए शिक्षक की सहायता करता है। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले ही मैंने आपको बता दिया। चलिए एक बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, दूसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था को, और तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था का, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। बीच में जो लोग छोड़कर जाते हैं गलत बात है, बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पूरी क्लास को देखिए, पूरी क्लास को समझिए, तभी आपको मजा आएगा। पहले दिन से लगातार जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी समझ और अपने समझ में आप अंतर देख सकते हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं, आपका जुड़ाव खत्म हो जाता है लेकिन उन लोगों का जुड़ाव बना हुआ है, और जिसके कारण जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उसको जल्दी कर भी लेते हैं। ठीक है, आपका टाइम शुरू हो चुका है, आप लोग आंसर करते रहिए। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं और वे क्या कर दें, शेयर कर दें। और कमल सिंह उपाध्याय जी, बहुत अच्छा प्रदर्शन आप लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन को टैकल करते रहिए, आप लोग चिंता मत करिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि मैं आपको हर वो चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा जो आपको आवश्यक है या जो आपको चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आज के 79 प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है दल समूह में रहने की अवस्था, दूसरा ऑप्शन है अनुकरण करने की अवस्था, और तीसरा ऑप्शन है प्रश्न करने की अवस्था, और चौथा ऑप्शन है खेलने की अवस्था। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं नहीं है या विशेषता नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिए, जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करिए साथियों। जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं वे सब्सक्राइब करते चलें, और जो लोग पुराने जुड़े हैं वे भी शेयर करते चलें। ठीक है, आप भले ही एक बार दो बार शेयर कर दिए हों लेकिन शेयर करते रहिए। ठीक है, लोगों को पता चलेगा, लोग अपने आप से जुड़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, मात्र आपको 5 सेकंड दिया जा रहा है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 5 सेकंड में इसका आंसर करिए। योर टाइम इज ओवर दोस्तों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा खेलने की अवस्था जो है और बाल्यावस्था की विशेषता नहीं मानी जाती है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं मानी जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, लेकिन हाँ इसके बाद आपका एक टॉपिक भी मैं कवर करवा रहा हूँ जो 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पूरी क्लास देखना है, आपको बीच से छोड़कर नहीं जाना है। चलिए, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा है द्रव्यमान और संख्या, और तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है संख्या। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास समय नहीं है, यू हैव लैक ऑफ टाइम। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं वे शेयर भी करते चलें, और जो लोग पुराने हैं वे भी शेयर कर दिया करें। ठीक है, और लाइक ज़रूर करें। आफ्टर क्लास आप कोई भी फीडबैक दिया करें तो आफ्टर क्लास खत्म होने के बाद ही दिया करें। ठीक है, ये मैंने आपसे पहले ही बोला है, ताकि आपका कमेंट जो है वो यूट्यूब रोक सके। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ये रहे आज के हमारे सारे प्रश्न। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लास के पहले में ही, क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि डेली एक टॉपिक कवर करवाया जाएगा। देखिए, डिफ़िकल्टीज ऑफ लर्निंग, अधिगम संबंधी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं बच्चों में, और जो समस्याएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है इसके बारे में आइए हम जान लेते हैं। तो अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ जैसे श्रवण मतलब सुनने से संबंधित,
दृष्टि मतलब देखने से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं कुछ बालकों में। वाक मतलब बोलने से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य एवं संवेग इत्यादि संबंधित कुछ अस्थायी समस्याएं जुड़ी होती हैं, समस्याएं होती हैं। और समस्या का समाधान होते ही अधिगम कठिनाई को समाप्त हो जाती है। देखिए, जो समस्याएं होती है, यदि उन समस्या को हम समाप्त कर देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? अधिगम की कठिनाई समाप्त हो गई, अधिगम संबंधी कठिनाई समाप्त हो गई। ठीक है, बालकों में अधिगम संबंधी अनेक कठिनाइयां होती हैं। आइए बात करते हैं। देखिए, पहली बात कही जा रही है कि अगर किसी बालक में या किसी छात्र में, बालक ही मानते हैं ज़्यादा अच्छी बात होगी, यहाँ छात्र कहने से अच्छा है, या छात्र भी कहना अनुचित नहीं है। चलिए, अगर किसी बालक में क्या है, पढ़ने संबंधी विकार है, अगर उसे किसी भी प्रकार का मतलब वो पढ़ने में उसको दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसे बालक को क्या कहेंगे, किस प्रकार की बीमारी है? डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया नामक बीमारी है, पहली चीज़ें। दूसरा, अगर लेखन संबंधी प्रॉब्लम है या लेखन संबंधी प्रॉब्लम है या विकार है तो उसे क्या कहेंगे? डिस्ग्राफिया कहेंगे। गणितीय कौशल संबंधी विकार होगा, अगर किसी बालक में क्या है, गणितीय संबंधी या गणितीय कौशल संबंधी विकार है तो उसे क्या कहेंगे? डिसकैलकुलिया कहेंगे। गणितीय मतलब होता है जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग, ये सब सारी चीज़ें गणित से संबंधित जो सारी चीज़ें होती हैं, कैलकुलेशन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? डिसकैलकुलिया कहा जाता है। वाक क्षमता संबंधी मतलब बोलने से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आप जानते हो कुछ छात्रों में बोल भी नहीं पाते हैं ढंग से, तो ऐसी बीमारी या ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है, या ऐसी बीमारी वाले बालक या ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? डिसफैक्सिया नामक उसके बीमारी है। ठीक है, या एक तरीके से समस्या है डिसफैक्सिया, इस बात को ध्यान रखिएगा कि वाक क्षमता संबंधी विकार होगा तो उसे क्या कहेंगे? डिसफैक्सिया कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लेखन और चित्रांकन, यानी कि एक तरीके से लिखने में भी समस्या है, देखने में भी समस्या है, तो उसे क्या कहेंगे? डिस्प्रैक्सिया कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? डिस्प्रैक्सिया कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं वर्तनी संबंधी मतलब एक तरीके से स्पेलिंग एरर संबंधी कोई विकार है। स्पेलिंग, वर्तनी मतलब होता है स्पेलिंग एरर, मतलब गलती होगी, अगर स्पेलिंग को लेकर गलती होंगी तो उसे क्या कहेंगे? डिसऑर्थोग्राफिया कहेंगे। क्या कहेंगे? डिसऑर्थोग्राफिया कहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर सुनने से संबंधी कोई प्रॉब्लम है, श्रवण संबंधी कोई विकार है तो उसे क्या कहेंगे? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहेंगे, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहेंगे, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहेंगे, श्रवण से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट बात करते हैं दृश्य मतलब देखने से संबंधित, प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ें क्या होती हैं? देखने, जैसे आपने देखा है कुछ छात्र होते हैं जिन्हें पढ़ना भी मतलब एक तरीके से देखने का प्रयास तो करते हैं, ठीक है, विजुलाइज करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वे विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, उसी को कहा जा रहा है दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी अगर कोई विकार है तो उसे क्या कहेंगे? विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर कहेंगे। क्या कहेंगे? विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंद्रिय यानी सेंसरी समन्वय संबंधी कोई प्रॉब्लम है, मतलब एक तरीके से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है दिमाग का, हाथ का, ठीक है, जो मतलब कई बार क्या होता है माइंड कुछ और कहता है, ठीक है, हाथ कहीं और चलता है या कुछ और, मतलब जो प्रॉब्लम होती है सेंस यानी सेंसरी से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे प्रॉब्लम को क्या कहेंगे? सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं संगठनात्मक, यानी कि जब कई बार क्या होता है समूह में संबंधी सीखने संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है एक संगठन की, तो उसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर कहेंगे। ठीक है, एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी पीडीएफ बिल्कुल क्लियर होते चले। डेली एक टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, आज का मोटिवेशन क्या है? आज के मोटिवेशन में जैसे कि आपने देखा है कि कई बार क्या होता है हम पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा जब हम पढ़ते हैं यानी कि पढ़ा हुआ लंबा समय तक या लंबे समय तक हम याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, दरअसल क्या है, यहाँ पर एक कहानी बताई गई है। कहानी मैं यूँ ही समझा देता हूँ। मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं 50 किलोमीटर, आप मान लीजिए कहीं एक स्थान से शुरू कर दिया और आप 50 किलोमीटर आप जाते हैं और आपसे कहा जाता है
आपसे कहा जाता है कि आप क्या करिएगा, जब आप वहाँ से चलिएगा और यहाँ तक आइएगा तो आप हमें क्या बता दीजिए कि कितनी गाड़ियों को आपने देखा और उसके कौन कौन से कलर थे, गाड़ियों की गिनती कर लेना, उनके कलर के बारे में बता देना, ठीक है। लेकिन क्या आप सोचिए एक बार कि आप जहाँ से चले हो लास्ट तक 50 किलोमीटर में तक, क्या आपको सारी गाड़ियाँ याद रहेंगी? नहीं, बस एक या दो गाड़ी ही याद रहेंगी। एक तो स्टार्टिंग में आपने कौन सी गाड़ी देखा था उसके बारे में आपको याद रहेंगी, या जो आपने लास्ट में देखा था उसके बारे में आपको याद रहेंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे एक कहता हूँ, अगर मैं आपसे फिर से एक बार ये बात कहता हूँ कि देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 किलोमीटर आप यहाँ से शुरू करिए और 1 किलोमीटर तक जाइएगा, तो क्या होगा कि उसके बीच में जितनी भी गाड़ियाँ मिलती हैं उसके नेम या उसके कलर आप याद रखिएगा और गिनती कर लेना कितनी गाड़ी गई हैं। तो आप 1 किलोमीटर में आसानी से आप क्या कर सकते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर में जितनी गाड़ियाँ गई हैं उसके बारे में आप बता सकते हो। बहुत जाएंगी, 4, 5, 6 जाएंगी, 6, 7 जाएंगी, और जिसमें आप बिल्कुल एक तरीके से क्या है, बिल्कुल खुशी खुशी आप सारी गाड़ियों को गिन सकेंगे, कलर भी याद कर सकेंगे कि कौन कौन सी गाड़ी गई थी। तो इसी तरह से मेरे यहाँ कहने का तात्पर्य है, वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि देखिए, आप एकदम से एक गोल मत बना लीजिए मुझे 3 घंटे ही पढ़ना, 3 घंटे 4 घंटे ही, ठीक है। आपको नहीं, इतना बड़ा गोल मत बना लीजिए कि एक दिन में आप 4 घंटे 5 घंटे ही पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है, इस तरह का गोल नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप 3 घंटे का गोल बनाते हैं तो उसमें गैप करके पढ़ाई करिए ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो सके, ठीक है। देखिए, कहा जा रहा है ताकि आपकी क्वालिटी, आपकी जो पढ़ाई हो क्वालिटी वाली हो पाए, और इस तरह से आपको लंबे समय तक सारी चीज़ें याद रहेंगी। और वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि अगर आप कोई चीज़ें क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा लंबे समय से कोई चीज़ें, यानी लंबे समय का टारगेट बना लिया है, सुबह से आप 10 घंटा लगातार आप पढ़ रहे हो, तो बस आपको पहले जो आपने चैप्टर शुरू किया था वो याद रहेगा, और लास्ट वाला, ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, अलविदा लेते हैं आप लोगों से। हो सकता है क्लास बड़ी हो गई हो।